हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम सीजीएल की शिफ्ट वाइज सीरीज में करने वाले हैं अपने 6th पार्ट में 16 सितंबर की शिफ्ट 3। ये शिफ्ट टफ नहीं है, मैं इसको टफ नहीं कहूँगी, बट ये ट्रिकी है। इसमें आपको बहुत सारी नई चीज़ें और अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं इस शिफ्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। Select the most appropriate synonym for the given word. Intransigent. Intransigent का क्या मीनिंग होता है? पहले बिना मीनिंग के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके देखते हैं। एलिमिनेशन एक बहुत बड़ा टूल है, बहुत बड़ा वेपन है, जो हमेशा हमारे क्वेश्चंस को एसएससी के तो खास तौर पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करता है। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इंट्रांसिजेंट, मान लेते हैं हमें इसका मीनिंग नहीं पता है, तो हम ऑप्शंस देखते हैं। विलिंग, कंप्लायंट, स्टबर्न, सबमिसिव। सबमिसिव का भी यही मतलब होता है जो बात मान ले या फिर अग्री कर ले, गिव अप कर दे और मान जाए। स्टबर्न जो जिद्दी होता है। कंप्लायंट अगेन जो हमारी बातों से कंप्लाई करता है, हमारी बात मानता है, हमसे अग्री करता है। विलिंग अगेन जो चेंज होने के लिए तैयार है, जो विलिंग है सीखने के लिए। ठीक है, तो तीनों ही चीजों का मीनिंग सिमिलर कॉन्टेक्स्ट में है, बट सिर्फ स्टबर्न है जो अलग है। तो ऑड वन आउट से, एलिमिनेशन से हमें हमारा आंसर मिल गया स्टबर्न। बट अब हम इस वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जरूर देखेंगे। इंट्रांसिजेंट का मतलब अभी हमने देखा होता है स्टबर्न। और कैसे वर्ड्स हो सकते हैं? ऑब्स्टिनेट जो बिल्कुल चेंज होने के लिए तैयार नहीं है। रिजिड, रिजिड का ऑपोजिट होता है फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल उसका एंटोनिम बन जाएगा। एडमेंट जो अपनी बात पे अड़ा हुआ है, बिल्कुल नहीं मानेगा। और डॉगमैटिक। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे सिनोनिम्स हैं। अब इसके एंटोनिम्स भी देख लेते हैं। अभी देखा है हमने विलिंग, और अभी ही देखा है हमने कंप्लायंट, और जरूरी वर्ड सबमिसिव भी हमने अभी देखा है। ये तीन तो है ही, साथ में हम फ्लेक्सिबल ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है? रिजिड है। और एक और वर्ड होता है अकोमोडेटिंग, जो एडजस्ट करे, जो मान जाए, जो जिद ना करे। ठीक है, ये हमारे सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं फॉर द वर्ड इंट्रांसिजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंटोनिम का है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड पल्क्रिट्यूड। क्या इसका मीनिंग हम सबको पता है? हो सकता है पता हो सकता है ना पता हो, बट ऑप्शन से तो ये आराम से हो रहा है ना। ग्रेस, अगलीनेस, चार्म, ब्यूटी। ग्रेस, चार्म, ब्यूटी। ऑल्दो इनका मीनिंग बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, एक नहीं है, एक मीनिंग नहीं है, बट बहुत ज्यादा सिमिलर है। तो हमें आंसर तो अपने आप ही पता चल गया है कि आंसर है अगलीनेस। बट हम इस वर्ड के भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स जरूर देखेंगे। वर्ड है हमारा पल्क्रिट्यूड, जो कि किससे रिलेटेड है? ब्यूटी से रिलेटेड है। ठीक है, इसके सिनोनिम्स एलिगेंस, ग्रेस, ब्यूटी, चार्म। ठीक है, अब देखते हैं एंटोनिम्स। क्या एंटोनिम्स है? अगलीनेस अभी देख कर आए हैं हम, और अनअट्रैक्टिवनेस हो सकता है। जैसे एक ब्यूटीफुल पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होती है तो वो पल्क्रिट्यूड होती है, बट एक अगली पर्सनालिटी कैसी होगी? अनअट्रैक्टिव होगी, प्लेन होगी, अट्रैक्टिव नहीं होगी। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम इन द डोलड्रम्स। इन द डोलड्रम्स का क्या मतलब होता है? डोलड्रम्स के डी को रिलेट करो आप डाउन से। डाउन का मतलब होता है सैड फील करना, लो फील करना, ठीक है। तो डोलड्रम्स इज फीलिंग डाउन। डाउन मतलब आप डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, आप इनएक्टिव फील कर रहे हो, और यही हमारा मीनिंग है, इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन और इनएक्टिविटी। तो अब आप हमेशा डोलड्रम्स का मीनिंग याद रखोगे, टू फील डाउन, टू फील लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन हमारा क्वेश्चन एंटोनियम का है। मुझे लग रहा है पहले सारी सीरीज ऑफ वोकैबुलरी क्वेश्चंस हैं, फिर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल का क्या मतलब है? इनकॉरिजिबल का मतलब है वन विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको हम ठीक नहीं कर सकते। इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जो कभी मानेगा ही नहीं कि वो गलत है, या फिर उसको रिफॉर्म नहीं किया जा सकता, उसको सही नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्रॉनिक, क्रॉनिक हम जनरली किससे एसोसिएट करते हैं? डिजीजेस से एसोसिएट करते हैं। ऐसे डिजीजेस जो जल्दी से ठीक नहीं होते, बहुत लंबे टाइम तक परसिस्ट करते हैं, सिवियर होते हैं और फॉर लॉन्ग टाइम होते हैं, ठीक है। डीप रूटेड, डीप रूटेड का मतलब है जो बहुत टाइम से किसी भी चीज का पार्ट है। डीप रूटेड रूल्स भी हो सकते हैं, ट्रेडिशंस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो कि बहुत टाइम से चला आ रहा है, ठीक है। इसको हम क्या, इसका मीनिंग लिख सकते हैं, इनग्रेन्ड ओवर टाइम, सदियों से चल रहा है, सालों से चल रहा है, ठीक है। हैबिचुअल मतलब जिसकी आदत पड़ गई हो, हैबिट से रिलेटेड है ये। और रिक्लेमेबल, रिक्लेमेबल का क्या मतलब है? जिसको हम करेक्ट कर पाए, जिसको हम रिक्लेम कर पाए, करेक्टेबल। तो इनकरेजिबल होता है जिसको करेक्ट नहीं कर सकते, तो इसका एंटोनिम होगा रिक्लेमेबल, ठीक है। अब जल्दी से इस वर्ड के हम सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देख लेते हैं एक बार। वर्ड है हमारा इनकॉरिजिबल, इसके सिनोनिम्स हैं अनरूली, जो कि रूल्स मानने को तैयार नहीं है, सही होने को तैयार नहीं है। इररिफॉर्मेबल और हैबिचुअल, जो चेंज नहीं होगा। इसमें हम रिजिड भी कह सकते हैं एक तरह से, बट वो एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। अब इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम। क्या एंटोनिम्स है इसके? करेक्टेबल, जो ठीक हो सकता है, उसको ऑपोजिट तो यही होगा जो ठीक नहीं हो सकता है। और मैनेजेबल, जिसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पॉट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ अ ड्रग हैल्यूसिनेशन एडजेक्टिव, ऑफ अ ड्रग हैल्यूसिनेशन एडजेक्टिव मतलब ऐसा ड्रग जो कि हैल्यूसिनेशन है, उसको एज एन एडजेक्टिव जब हम यूज करते हैं, मतलब हैल्यूसिनोजेनिक की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। हैल्यूसिनोजेनिक की करेक्ट स्पेलिंग बतानी है आपको। कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? ये है हैल्यूसिनोजेनिक की करेक्ट स्पेलिंग। हैल्यूसिनोजेनिक या हैल्यूसिनेशन का मीनिंग क्या होता है? ये मीनिंग होता है टू feel something or witness something which is not actually present. Witness something not present, या जो एक्चुअल में होता नहीं है। इसको हम हॉरर मूवीज में देखते हैं, हैल्यूसिनेशंस होती हैं, भूत दिखने लग जाते हैं, पता नहीं किस किस तरह की, हमें एक तरह से वहम से रिलेटेड है कि हमें कोई दिख रहा है बट वो है नहीं। इसके लिए हम वर्ड्स यूज कर सकते हैं जैसे मिराज,
मिराज होते हैं डेजर्टेड एरियाज में, लोगों को पानी दिखने लग जाता है बट पास जाके पता चलता है कि वो है ही नहीं। तो ऐसी चीजें जो एक्चुअल में नहीं होती हैं बट लोग एक्सपीरियंस करने लगते हैं, फील करने लगते हैं, वो होता है हैल्यूसिनेशन। हॉरर से रिलेट कर सकते हो और याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, एक इंसान जो अपना रिलीजियस फेथ छोड़ दे, मानना बंद कर दे, उसका क्या मतलब होता है? अगर आप ऊपर ऊपर से क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें एथीस्ट ढूंढ के एथीस्ट को टिक कर देंगे कि रिलीजन से तो यही रिलेटेड है, बट ये सारे ही वर्ड्स कहीं ना कहीं रिलीजन से रिलेटेड हैं। तो आपको करेक्ट आंसर ढूंढना है, उसके लिए क्या जरूरी है कि आपको सारे ही वर्ड्स के यहाँ पे मीनिंग्स पता हो। ठीक है, तो हम पहले वर्ड से स्टार्ट करते हैं। रेनेगेट, रेनेगेट का क्या मतलब होता है? जो किसी को बिट्रे करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अपने रिलीजियस बिलीफ को बिट्रे करने से रिलेटेड होता है रेनेगेट। ठीक है, एथीस्ट, एथीस्ट क्या होता है? जो कि किसी भी रिलीजन में बिलीव ही नहीं करता है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है वन हु अबंडन्स हिज रिलीजियस फेथ, और एथीस्ट होता है जो किसी भी रिलीजन में शुरू से ही बिलीव ही नहीं करता है, तो वो अबंडन क्या करेगा? ठीक है, हेरेटिक, हेरेटिक का मतलब होता है ऐसा पर्सन जो ऐसे बिलीव्स रखता है दैट गो अगेंस्ट, जो उसके रिलीजियस बिलीव्स के अगेंस्ट या फिर एक बड़ी एस्टैब्लिश्ड रिलीजन के अगेंस्ट जाए, उसी के रिलीजन के डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट जाए। इसका मीनिंग समझने की कोशिश करो। हेरेटिक होता है ऐसा इंसान जो अपने बिलीफ से अगेंस्ट जाता है एस्टैब्लिश डॉक्ट्रिन के, मतलब कि वो किसी रिलीजन का पार्ट है, वो कोई रिलीजन फॉलो कर रहा है, उस रिलीजन के कुछ रूल्स हैं, वो उन रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है, अगर अपने ही रिलीजन के रूल्स के अगेंस्ट जा रहा है तो वो होता है हेरेटिक। और फाइनली आता है अपोस्टेट। अपोस्टेट होता है जो कि अपना रिलीजन या अपने रिलीजियस फेथ छोड़ देता है। अबंडेंस, यही ऊपर जो लिखा है, अबंडेंस हिज रिलीजियस फेथ, तो सारे ही रिलीजन से रिलेटेड है, जरूर याद रखना। रेनेगेट का क्या रिलेशन है? बिट्रे करने से, अपनी रिलीजियस फेथ को, ऑर्गेनाइजेशन को, कंट्री को। एथीस्ट, एथीस्ट का मतलब है जो किसी रिलीजन में बिलीव नहीं करता है। हेरेटिक, हेरेटिक का मतलब है जो अपने रिलीजन के रूल्स के अगेंस्ट जाए, उनकी डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट जाए। और अपोस्टेट होता है जो अपने रिलीजन को क्या कर देता है? छोड़ देता है, लीव कर देता है। ठीक है, सो दैट्स ऑल। अब इस क्वेश्चन का आंसर हमें पता है, अपोस्टेट है, एथीस्ट नहीं है। बहुत लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं, उन्होंने सोचा होगा अरे इसका आंसर तो एथीस्ट है, बट दिस, मैंने बोला था ना ये पेपर टफ नहीं है, बट इसके क्वेश्चंस ट्रिकी हैं, तो दिमाग से करना है, बाकी ऑप्शंस को भी देखना है। सिर्फ एक वर्ड जिसका मीनिंग आपको पता है वो उस पर नहीं जाना है। ठीक है, सारे वर्ड्स देखने हैं, ध्यान से देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन रिलीजन से ही रिलेटेड क्वेश्चन आया है आपको और कंफ्यूज करने के लिए पेपर में आगे। अ फॉर्मल स्प्लिट विद इन अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। स्प्लिट, स्प्लिट को आप रिलेट करोगे स्किज्म से, इसका मतलब होता है स्प्लिट। ठीक है, इसमें हो सकता है बहुत सारे वर्ड्स आपको नहीं पता हो, मैं अभी ये सारे आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट यहाँ पे मीनिंग है स्किज्म। जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में कोई स्प्लिट आ जाता है तो उसे हम स्किज्म कहते हैं। जैसे जैनिज्म में आया था ना, वो दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गए थे, और तो वैसे ही जैसे दिगंबर्स और श्वेतंबर्स, तो वैसा ही स्प्लिट, उसे हम स्किज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखो सेडिशन। सेडिशन का क्या मतलब होता है? सेडिशन का मतलब होता है रेबेल अगेंस्ट गवर्नमेंट।
हम सुनते हैं ना, एक्ट ऑफ सेडिशन लगा दिया कि वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिबेल कर रहा है, ठीक है। और हेरसे का मतलब होता है अलग हो जाना, ठीक है। अब ये सेपरेशन और क्वेश्चन में जो सेपरेशन है उसका डिफरेंस जरूर समझना। सेपरेट फ्रॉम ऑफिशियल डॉक्ट्रीन, अपने रिलीजन के ऑफिशियल रूल से अलग हो जाना, डॉक्ट्रीन ऑफ रिलीजन। ये सारे ऑप्शन ही रिलीजन से रिलेटेड है, इसलिए कंफ्यूजन होती है। अपोस्टेट और अपोस्टेसी तो हम अभी पढ़ के आए हैं, अबंडन कर देना रिलीजन को, लीव कर देना रिलीजन को, ठीक है। तो अब आपको ये वर्ड्स क्लियर हो गए होंगे, सेडिशन, हेरेसी, अपोस्टेसी और स्किज्म। स्किज्म इज स्प्लिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेयरली dash such an overwhelming consensus among critics। अब पहले मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत यूजफुल चीज है, बहुत जगह हेल्प करेगी, सेंटेंस इंप्रूवमेंट में, क्लॉज टेस्ट में, एरर डिटेक्शन में, ठीक है। ये होता है रूल ऑफ इन्वर्जन। रूल ऑफ इन्वर्जन क्या कहता है? रूल ऑफ इन्वर्जन ये कहता है कि जब भी सेंटेंस कुछ ऐसे वर्ड से स्टार्ट हो, अभी मैं आपको एक पूरी लिस्ट बना कर दूंगी, जैसे कि नेवर, रेयरली, सेल्डम, हार्डली, barely, scarcely। जब भी ऐसे वर्ड से सेंटेंस की बिगिनिंग होगी तो क्या होगा? इन्वर्जन अप्लाई होगा। इन्वर्जन का क्या मतलब है? मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए, देखो, सेंटेंस की नॉर्मल फॉर्म होती है, सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, और इन्वर्टेड फॉर्म होती है, वर्ब पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में आता है। अब देखो, अगर मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, आई हैव नेवर ईटन अ केक, ठीक है, इसमें ये एक नॉर्मल सेंटेंस है, सब्जेक्ट आया है फिर हमारा वर्ब आया है। अब इसका दूसरा फॉर्म देखो, नेवर हैव आई ईटन अ केक। जब भी हमने नेवर से स्टार्ट किया है सेंटेंस को, तो हम ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब को पहले ले आए हैं हमारे सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट अग्री करेगा जरूर वर्ब से, चाहे वो पहले आए या बाद में आए, बट ऑक्सिलरी वर्ब पहले आ जाती है जब भी ऐसे वर्ड से, यानी जैसे यहाँ पे नेवर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ। चीज दोनों का आइडिया सेम है, मीनिंग सेम है, बट ये वर्ड आगे लगते ही इन्वर्जन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन में भी इन्वर्जन लगेगा, ठीक है। इसलिए इसको बहुत लोग इसका ये आंसर कर देंगे, रेयरली देयर हैज बीन सच एन ओवरवेलमिंग कंसेंसस अमंग क्रिटिक्स, बट ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड सेंटेंस में पहले आ रहा है। अगर ऐसे होता ना, देयर हैज रेयरली बीन सच एन ओवरवेलमिंग कंसेंसस, तो वो चीज सही रहती, बट रेयरली की वर्ड लगाते ही इन्वर्जन आ जाएगा, रेयरली हैज देयर बीन, ठीक है। ये हमारा इन्वर्जन का रूल है। ये वर्ड्स को ध्यान से देख लो, जब भी ऐसे किसी भी ऐसे नेचर के वर्ड्स आपको सेंटेंस के शुरू में दिखे, बिना सोचे, बिना ज्यादा दिमाग लगाए, सबसे पहले चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए इन्वर्जन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Only after years of archival research did the historian manage to dash the contradictory accounts of the regime's collapse। इसका क्या आंसर है?
बहुत लोग इसमें दो ऑप्शंस में कंफ्यूज होंगे। अगर मैं भी पेपर अटेम्प्ट करती तो मैं भी इन दो ऑप्शंस में जरूर कंफ्यूज होती, रिवाइज और रिकंसाइल। और मेजॉरिटी जो मुझे लगता है, अगर वो बहुत इन डेप्थ नॉलेज नहीं रखते, वर्ड्स के बारे में नहीं पता, तो वो ये लगा देंगे आंसर बिना ज्यादा सोचे, बिना ज्यादा कंफ्यूज हुए, रिवाइज। कोई कुछ लोग तो शायद कंफ्यूज भी ना हो दोनों में और इसी को आंसर समझ लें। बट तीनों वर्ड्स का बारीकी से मीनिंग समझो। रिट्रैक्ट, रिट्रैक्ट का मतलब होता है विड्रॉ कर लेना, टू टेक बैक, किसी भी चीज को विड्रॉ कर लेना, ठीक है। रिवाइज होता है किसी चीज को करेक्ट करना, किसी चीज को मॉडिफाई करना। रिकंसाइल होता है ब्रिंग टुगेदर या फिर हार्मोनाइज। और रेवर्बरेट का मतलब तो एको और साउंड से है, वाइब्रेशन से है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही अलग कॉन्सेप्ट हो गया, इसको तो छोड़ ही देते हैं, इसको हम आराम से एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो। Only after years of archival research, the historians managed to dash the contradictory accounts। अब देखो, जब भी आपके सामने वर्ड्स आए ना, डिसअग्री, कॉन्ट्राडिक्ट और आर्ग्यूमेंट जैसे वर्ड्स आए, और इन सबको रिजॉल्व करने की बात हो, करेक्ट करने की बात हो, तो ये हार्मोनाइज हो रहे हैं। कोई किसी के भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, किसी की भी लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसके बाद उसको रिकंसाइल किया जाता है। स्टेटमेंट्स भी जो होती है ना, उनकी रिकंसिलिएशन की जाती है, बैंक स्टेटमेंट्स की भी रिकंसिलिएशन की जाती है। वो सब क्यों किया जाता है कि जो डिफरेंट चीजें हैं उनको हार्मोनाइज करने के लिए, उनको सही करने के लिए। और यहाँ पे भी क्या वर्ड यूज हो रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा रिकंसाइल, रिवाइज नहीं। रिवाइज होता है चेंजेस करना, उन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी अकाउंट्स के बीच में हार्मनी लाई, उनको ठीक किया, तो उसके लिए क्या करेक्ट वर्ड है, रिकंसाइल, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, रिकंसाइल का मतलब होता है डिसएग्रीमेंट से अग्रीमेंट पर जाना, असहमति से सहमति पर जाना, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना, रिकंसाइल और रिवाइज में कंफ्यूज मत होना। और रिकंसाइल सिर्फ एविडेंस को नहीं किया जाता है, या रूल्स रेगुलेशंस को नहीं किया जाता है, बैंक स्टेटमेंट्स को नहीं किया जाता है, लोगों के बीच में भी रिकंसिलिएशन होती है। आर्ग्यूमेंट्स के बाद, डिसएग्रीमेंट्स के बाद, लड़ाई के बाद रिकंसाइल करते हैं लोग, ठीक है। जैसे आप आमतौर में पैचअप कहते हो, दैट इज रिकंसिलिएशन, ब्रिंग टुगेदर, हार्मोनाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट करके देख सकते हो। लिटिल डिड द कमिटी न्यू अबाउट द हिडन लायबिलिटीज व्हेन इट अप्रूव्ड द मर्जर लेट लास्ट क्वार्टर। इसमें क्या एरर है, लिटिल डिड के बाद ये वर्ब सबसे पहले यूज हुआ है, तो ये फर्स्ट फॉर्म में होगा नो। लिटिल डिड द कमिटी नो। सिंपल क्वेश्चन था, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाना है। Have the engineers resolved the calibration issue yet? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलो। Have the है, had been नहीं हो जाएगा, ठीक है। Has the issue had been, ये तो फॉर्मेशन ही गलत है। Has the issue been resolved by the engineers yet? Has the calibration issue be resolved? be तो नहीं आएगा किसी भी सेंस में। Has the calibration issue resolved by the engineers yet? ये भी नहीं आएगा। ये है हमारा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, ये अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करो, फिर आंसर देख लेना। All that is needed for the bill to pass are a simple majority and a signature from the presiding officer to certify the vote.
all that is needed for the bill to pass, मतलब बिल पास करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है, all that is needed, ये जो एक लौती रिक्वायरमेंट है ये हमारा सब्जेक्ट है, इसको हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो हमारी वर्ब भी क्या आ जाएगी, सिंगुलर आ जाएगी, तो ये होगा इज। इसलिए इस पार्ट में मतलब सेकेंड पार्ट में एरर है, आर गलत है, इज हमारा करेक्ट होगा, इज अ सिंपल विद मेजॉरिटी। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का बहुत सिंपल एरर है, बहुत आसानी से दिख जाएगा, बस सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टुक द करेंट रूट टू अवॉइड डिलेस। करेंट, अब देखो होमोनिम का क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पक्का ही पक्का आपको दिखेगा। अभी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी लाने वाली हूँ, सारे 2025 में आए सीजीएल में सारे के सारे होमोनियम्स की एक डेडिकेटेड वीडियो होगी जिसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी इस क्वेश्चन में हमारा वर्ड है करेंट। पहले तो होमोनिम का क्या मतलब होता है, सेम वर्ड सेम स्पेलिंग बट द मीनिंग इज डिफरेंट, यूजेज इज डिफरेंट। अब यहाँ पे करंट का एक तो मतलब होता है प्रेजेंट, करंट सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी वाले करंट से रिलेटेड है। यहाँ पे है करंट रूट, करंट रूट का मतलब है जो अभी रूट लिया है वो इसलिए लिया है प्रेजेंट रूट टू अवॉइड डिलेस। अब इसका होमोनिम कहा क्या होगा, जिसमें करंट को प्रेजेंट की जगह किसी और तरीके से यूज किया गया है। ठीक है, अब वर्ड देखो, सेंटेंस देखो, द करंट वॉज अनयूजुअली स्ट्रॉन्ग नियर द ब्रिज। अच्छा, एक करंट टाइड्स वाला भी होता है ना, वो भी अलग ही मीनिंग होगा। जो वाटर के करंट या वाटर की मूवमेंट की बात करता है वो वाला करंट, वाटर का करंट भी तो कहते हैं ना, वो कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे शायद उसी करंट की बात हो रही है, ब्रिज के पास करंट बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, ये अलग मीनिंग है बट हम बाकी भी पढ़ेंगे। द रिपोर्ट डिस्कस्ड करंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, करंट मतलब प्रेजेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। शी अडेप्टेड टू करंट फैशन क्विकली, मतलब जो अभी जो फैशन चल रहा है करेंटली। ही रेड करंट इवेंट्स बिफोर द एग्जाम, करंट इवेंट्स अगेन प्रेजेंटली जो चल रहे हैं, तो इन सब में करंट का मीनिंग सेम है, बस यहाँ पर करंट का मीनिंग अलग है, जो कि किस करंट की बात कर रहा है, वाटर की मूवमेंट की। वाटर की मूवमेंट भी करंट होती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी करंट फ्लो करता है, और प्रेजेंट या एकदम अभी की सिचुएशन में भी हम करंट वर्ड यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये हुआ हमारा होमोनिम विच इज द सेम वर्ड बट विद अ डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, sentences provided below convert करना है हमें passive voice structure to an active voice structure. The injured man was taken to the hospital by some villagers. तो ये हमारा बन जाएगा subject, some villagers आगे आ जाएगा। अब ऑप्शंस देखो, सम विलेजर्स टेक नहीं होगा, पास्ट में है सेंटेंस। सम विलेजर्स वर टेकिंग नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस कॉन्टिन्यूस में नहीं था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में नहीं था। सम विलेजर्स हैड टेकन, नहीं, हैड भी नहीं होगा क्योंकि पास्ट सिंपल में था हमारा सेंटेंस। तो सम विलेजर्स टुक द इंजर्ड मैन टू द हॉस्पिटल, ये हमारे सिंपल वॉइस के रूल के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्वेश्चंस पढ़ के उसके कीवर्ड्स लिखेंगे इन सिंगल सिंगल वर्ड्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, which of the following best captures the tone of the author in the passage? अभी हमें कुछ नहीं पता है पैसेज क्या है, पैसेज क्या कहना चाहता है, हमें अभी उसके बारे में कुछ नहीं पता है, अभी हम सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक वर्ड लिख लो, टोन। ठीक है, ये हमारा कीवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which select the sentence that clearly represents the limitation of reliance only on smart work। तो आप ऐसे लिख सकते हो, limitation of smart वर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
from a philosophical perspective, what argument does the author make about the dichotomy between hard work and smart work? तो ऐसे लिख लो, dichotomy हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। मैं ये शॉर्ट फॉर्म्स में इसलिए लिख रही हूँ कि आप भी अगर एग्जाम में ये टेक्निक अप्लाई करेंगे तो इतने ही शॉर्ट फॉर्म्स में लिख के अपना टाइम सेव करेंगे। नेक्स्ट, और ये सच में हेल्प करता है। अगर आपको लगता हो कि आप आगे जाते हो फिर पीछे आके पैसेज पढ़ते हो, इट इज नॉट यूजफुल, इट रियली हेल्प्स। अगर आपको क्वेश्चन पहले पता हो तो आप उस पार्ट ऑफ द पैसेज में जाके बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हो और आप उस चीज को एनालाइज कर पाते हो और आप फिर आराम से वो क्वेश्चन को स्ट्रांगली कॉन्फिडेंस से अटेम्प्ट कर पाते हो। ठीक है, व्हाट डज द फ्रेज मिनिमाइज एंट्रोपी इन लेबर? ठीक है, इसको लिख लो मिनिमाइज एंट्रोपी। इतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको दिख जाएगा जब आएगा। मिनिमाइज एंट्रोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिडायरेक्शनल एक्सर्शन, तो इसको लिख लो यूनिडायरेक्शनल एक्सर्शन। ठीक है, ओके, दैट्स इट। ये हमारे 4 to 5 क्वेश्चंस हैं कॉम्प्रिहेंशन के। अब हम जाते हैं अपने पैसेज पर। अब हम पैसेज को रीड करेंगे। As a matter of preference, but as a nuanced dialectic in the broader schema of human productivity, hard work, often equated with sheer diligence, indefatigable endurance, and linear perseverance, has historically been valorized as the cornerstone of achievement. देखो, ये पहला जो हमारा पार्ट है वो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि हार्ड वर्क को हमेशा बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच से देखा गया है। किसी भी चीज को अचीव करने के लिए हमें क्या होना चाहिए? अनटायरिंग स्पिरिट होनी चाहिए, इंड्योरेंस होनी चाहिए और परसिवरेंस की फीलिंग होनी चाहिए, जिससे कि हम कुछ भी अचीव कर पाए। The laboring individual armed with nothing but obstinacy and time, मतलब जिद होना चाहिए, टाइम होना चाहिए और मेहनत करने का मन होना चाहिए। इस सेलिब्रेटेड इन फोकलोर एंड बायोग्राफीज अलाइक। इनको हम इन चीजों के बारे में, हार्ड वर्क जो इंडिविजुअल्स करते हैं जिद से और अपना टाइम देकर और एफर्ट्स देकर जो जीतते हैं, उनको बहुत ही हाईली प्रेज किया गया है बायोग्राफीज में और पुरानी स्टोरीज में। However, in an era punctuated by algorithmic precision and cognitive economy, such traditional notion increasingly invite scrutiny. इसका कहने का मतलब है कि हार्डवर्क जो है वो एक बहुत ही ट्रेडिशनल चीज बन गई है आज के टाइम में। जब हम एल्गोरिथम से चलते हैं, हम इंटेलिजेंस पे काम करते हैं, हमारी जो इकोनॉमी है वो सोच समझ से आगे बढ़ रही है, सिर्फ हार्डवर्क से आगे नहीं बढ़ रही है। तब आता है कॉन्सेप्ट हमारा स्मार्ट वर्क का। तब हमारा कॉन्सेप्ट आता है स्मार्ट वर्क का। कॉन्ट्रास्टिंगली, अब हार्ड वर्क के कॉन्ट्रास्ट में है स्मार्ट वर्क। embodies a strategic orchestration of efforts। ऑर्केस्ट्रा क्या करता है? बहुत सारे अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट को हार्मोनाइज करके प्ले करता है, उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स की एक सिम्फनी बन जाती है। तो वैसे ही जो स्मार्ट वर्क है वो सारे जो एफर्ट्स हैं उनको ऑर्केस्ट्रेट करके उनको अप्लाई करता है। एन एप्लीकेशन ऑफ मेटाकॉग्निशन, रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन, सिचुएशनल एनालिसिस, मतलब वो सिचुएशंस को एनालाइज करता है, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करता है और टेक्नोलॉजी का यूज करता है। मेटाकॉग्निशन It seeks to minimize entropy in labor while maximizing return of cognitive and physical investment। ये entropy in labor को reduce करता है। entropy का क्या मतलब होता है? randomness, मतलब कि कोई चीज शुरू हो रही है फिर बंद हो रही है, randomly काम हो रहा है बिना किसी टेक्निक के, बिना किसी गोल के, उसे हम कहते हैं entropy। ठीक है, और ये हमारे क्वेश्चन का भी पार्ट है, इसलिए इसको ध्यान रखना। While maximizing return on physical investment and cognitive, smart workers interrogate systems, deconstruct inefficiencies, and leverage available tools, be they digital frameworks or social capital, to expedite outcomes. They transcend the treadmills of unidirectional exertion by inserting intelligence into execution.
ट्रेडमिल कैसे काम करती है? ट्रेडमिल पे आप चलते रहते हो, चलते रहते हो, चलते रहते हो, आप एक्सर्ट करते हो खुद को, बट क्या आप किसी डेस्टिनेशन पर पहुंच पाते हो? नहीं। तो इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ एक्सर्शन। तो ये उस एक्सर्शन को खत्म करके उसमें इंटेलिजेंस डालता है और एग्जीक्यूशन डालता है, जिससे हम अपने गोल्स को अचीव कर पाए। और ये यूनिडायरेक्शनल एक्सर्शन का एग्जाम्पल पूछा हुआ था कि ये किससे रिलेट किया है, तो इस बात को भी ध्यान रखना। Nevertheless, the glorification of smart work without substratum of hard work yields its own inadequacies. अब देखो, पहले पैराग्राफ में हमने बहुत अच्छे से बताया कि हार्ड वर्क कितना अच्छी चीज है। दूसरे पैराग्राफ में हमने कॉन्ट्रास्टिंगली बताया कि स्मार्ट वर्क भी कितनी अच्छी चीज है। अब हम क्या कह रहे हैं कि दोनों का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर दोनों में बैलेंस नहीं होगा तो इनएडिक्वेसी आएगी, प्रॉब्लम आएगी। Smartness, devoid of rigor, often culminates in superficiality, a veneer of competence that collapses under sustained demand. Likewise, unmitigated hard work, devoid of strategic redirection, can lead to burnout and inefficacy. Hence, the contemporary paradigm necessitates a confluence. क्या confluence? A sagacious worker is one who tempers grit with will, who labors not just with effort but with efficacy. मतलब एक अच्छा वर्कर, एक स्मार्ट इंटेलिजेंट वर्कर कौन होता है? जो कि हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को इनकलकेट करना जाने। The juxtaposition then is not binary but complementary. मतलब वो दोनों चीजें अलग अलग नहीं चलती है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर हम स्मार्ट वर्क में हार्ड वर्क और हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क डाल दें तो रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। To romanticize either extreme is to overlook the variegated realities of performance. In the crucible of modern challenges, the symbiotic blend of persistence यहाँ पे किसको signify कर रहा है? हार्ड वर्क को, और precision कर रहा है स्मार्ट वर्क को, is what renders output sustainable and impact magnified. In essence, success is not the fruit of blind toil or cunning alone. Cunning alone again smart work बता रहा है, और blind toil बता रहा है बस हार्ड वर्क करते रहना। But the synthesis of intelligent perseverance, इंटेलिजेंट हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क प्लस हार्ड वर्क। ठीक है, तो इस पैराग्राफ का क्या जिस्ट है, इस पैसेज का जिस्ट है कि हार्ड वर्क बहुत अच्छी चीज है, स्मार्ट वर्क बहुत अच्छी चीज है, बट रिजल्ट्स लाने के लिए बेस्ट होता है दोनों का कॉम्प्लीमेंट्री होना, दोनों का साथ में आके काम करना। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द टोन ऑफ द ऑथर इन द पैसेज? क्या टोन है ऑथर की पैसेज में? डॉगमैटिक नहीं, वो किसी परंपराओं की या पुरानी रूढ़िवादी बातों की बातें नहीं कर रहा है, तो ये गलत है। रेवरेंट टोन नहीं है। एनालिटिकल हो सकती है, यहाँ पे वो एनालिसिस कर रहा है। इंडिफरेंट भी नहीं है, वो ऐसा नहीं है, वो दोनों चीजों के बारे में बात कर रहा है, वो किसी भी एक चीज को लेके इंडिफरेंट नहीं है, ना वो कोई इमोशनल बातें कर रहा है कि वो रेवरेंट होगा। एनालिटिकल है, एनालाइज कर रहा है वो स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क की एडवांटेजेस और लिमिटेशंस और फिर उनका ब्लेंड। ठीक है, तो एनालिटिकल टोन है हमारे पैसेज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the sentence that most clearly presents the limitation of relying solely on smart work. अगर सिर्फ स्मार्ट वर्क पर रिलाई करेंगे तो क्या होगा? सिर्फ स्मार्ट वर्क पे रिलाई करने से क्या होगा? हार्ड वर्क हैज हिस्टोरिकली बीन वैलोराइज्ड? नहीं, इस सेंटेंस में तो ये बताया जा रहा है कि हार्ड वर्क को कैसे देखा जाता है, कैसे परसीव किया जाता है। दे ट्रांसेंड द ट्रेडमिल ऑफ एक्सर्शन वाला था ना, बट वो हमने हार्ड वर्क के लिए यूज किया कि हम कहीं पहुंच नहीं रहे हैं, इसमें हमें इंटेलिजेंस डालने की जरूरत है। तो ये तो हार्ड वर्क का लिमिटेशन है। स्मार्टनेस डिवॉइड ऑफ रिगोर ऑफन culminates in superficiality.
और सगेशियस वर्कर की क्या लाइन थी, जो स्मार्ट है, जो दोनों चीजों को बैलेंस करना जानता है। तो ये ही हमारा आंसर है कि सिर्फ स्मार्टनेस जिसमें रिवॉर्ड नहीं है, मेहनत करने की पावर नहीं है, वो सुपरफिशियल हो जाता है, वो असली नहीं होता, वो रूल नहीं कर पाता, ठीक है, वो जीत नहीं पाता। तो स्मार्टनेस डिवॉइड ऑफ रिगॉर्ड ऑफन कल्मिनेट्स इन सुपरफिशियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, from a philosophical perspective, what argument does the author make about the dichotomy between hard work and smart work? हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में क्या बैलेंस के बारे में बात करता है ऑथर? They must harmonize to achieve sustainable results. पहले हम ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। वन मस्ट डोमिनेट द अदर फॉर सक्सेस, नहीं, ये बात तो हमने बिल्कुल नहीं करी है। दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नहीं, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, एक्सक्लूसिव नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर, साथ में चलने की बात हो रही है। स्मार्ट वर्क इज द ओनली वायबल पाथ इन मॉडर्न एज, नो, अगर स्मार्ट वर्क खाली होगा तो वो सुपरफिशियलिटी बन जाएगा, हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए। तो दोनों का हार्मोनाइज होना, दोनों का रिकंसाइल होना जरूरी है रिजल्ट्स अचीव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो हमने एक बार पैराग्राफ पढ़ा, उसको समझा, अब हमें पैराग्राफ पे जाने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है। अब व्हाट डज द फ्रेज मिनिमाइज एंट्रोपी इन लेबर इम्प्लाई? रिड्यूस फिजिकल स्ट्रेन, नो। एलिमिनेट रैंडमनेस एंड इनएफिशिएंसी, मैंने बताया था आपको कि एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमली काम करना बिना किसी टेक्निक के, तो मिनिमाइज हो जाएगी वो चीज, तो वो एलिमिनेट हो जाएगी, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटाफर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब यूनिडायरेक्शनल एक्सर्शन? यूनिडायरेक्शनल एक्सर्शन मैंने बताया था ना, ट्रेडमिल पे आप एक्सर्ट करते रहेंगे बट कहीं पहुंचेंगे नहीं, तो इसका आंसर है ट्रेडमिल। और इसको तो अगर किसी ने पैसेज नहीं भी पढ़ा ना, तो यूनिडायरेक्शनल एक्सर्शन और ऑप्शन देख के कोई भी सोच सकता है कि इसका आंसर तो ट्रेडमिल हो सकता है, बट पैसेज से रिलेट करके तो सामने ही लिखा है पैसेज में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ही आपको क्या करना है, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द हाईलाइटेड पार्ट, इस पार्ट को रिप्लेस करना है। ही इज गुड इन मैथमेटिक्स, अब देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गुड इन नहीं होता है, गुड एट होता है। और कब कब होता है, जब भी आप किसी सब्जेक्ट की बात करोगे, किसी भी स्किल की बात करोगे, किसी भी लैंग्वेज की बात करोगे, ठीक है, या किसी भी स्पोर्ट की बात करोगे, तब आप हमेशा गुड एट लगाओगे। शी इज गुड एट सिंगिंग, शी इज गुड एट इंग्लिश, ही इज गुड एट क्रिकेट, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे ही इज गुड एट मैथमेटिक्स, ठीक है। गुड फॉर किस लिए होता है, फॉर गुड फॉर होता है किसी चीज के लिए अच्छा होना, यहाँ पे मैथ्स के लिए अच्छा नहीं है, मैथ्स में अच्छा है, ठीक है। और बेस्ट तो तब होता है जब आप सुपरलेटिव कंपैरिजन करो, और बेटर कब होता है जब दो चीजों के कंपैरिजन की बात हो। यहाँ तो सिंगल है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो गुड ही रहेगा, ठीक है। और क्या होगा आंसर, गुड एट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, choose the most suitable option to replace the highlighted part of the sentence. She insisted that she comes with us. इस पार्ट को हमें रिप्लेस करना है। उसने इंसिस्ट किया कि वो हमारे साथ चले। हमेशा जब भी ऐसे वर्ड्स आएंगे ना, इंसिस्टेड, फोर्स्ड, या फिर किसी को भी जबरदस्ती करना, तो हमेशा उसमें हम शुड यूज करेंगे, ठीक है। She forced that she should give the exam. She forced that she should write the letter. ठीक है, तो हमेशा याद रखना ऐसे वर्ड्स के साथ हमेशा should प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, ठीक है। should प्लस V1 हमेशा याद रखना, should आएगा। और इसकी फॉर्म क्या होती है, that प्लस सब्जेक्ट प्लस should प्लस बेस वर्ब, हमेशा याद रखना इस चीज को।
ओके, क्वेश्चन 22 से स्टार्ट करते हैं. A sentence is provided in indirect speech from the foregiven option that most accurately convey the sentence in its corresponding direct speech. Indirect speech में क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है. He speculated that had stochastic volatility been incorporated, the valuation would perhaps have been more conservative. ठीक है, ये सेंटेंस है. सबसे पहले तो हम ऑप्शंस देखते हैं जो कि एलिमिनेट हो सकते हैं. ही सेड, इसमें तो हैड की कहीं बात ही नहीं हो रही कि ऐसा होता तो ऐसा होता. ये तो सिंपल स्टेटमेंट हो गई. स्टोकेस्टिक वॉलेटिलिटी इनकॉर्पोरेशन वुड मेक वैल्यूएशन कंजर्वेटिव. ये तो नहीं कह रहा है वो तो पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, और वो इफ से नहीं बात कर रहा है, वो तो हैड से बात कर रहा है. ऑटोमेटिकली हमारे को आंसर मिल गया. ही स्पेकुलेटेड had stochastic volatility been incorporated, the valuation would perhaps have been more conservative. ठीक है, ये हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. They said we are going on a trip. इसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है. They said, they, we को they में चेंज कर देंगे, are को were में कर देंगे. They said they were going on a trip. They said they were going on a trip. ये हमारा आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंटेंस रीअरेंजमेंट का. अब देखो इस क्वेश्चन में पहले हम सारे सेंटेंस पढ़ते हैं और साथ में अगर हम कुछ एलिमिनेट कर पाएंगे कि वो हमारी स्टार्टिंग नहीं हो सकती तो उसको एलिमिनेट करेंगे. Anthropogenic climate change driven by the emission of greenhouse gases is causing a wide range of disruptions to global ecosystems. Glacial retreat and the melting of polar ice caps have accelerated, contributing to a rise in global sea level. This has led to more frequent and intense extreme weather events, including drought, floods and heat waves. ये स्टार्टिंग नहीं हो सकती, बट क्या आपको इन दोनों सेंटेंस में कोई रिलेशन दिख रहा है? ये सी लेवल को राइज कर रहा है और ये एक्सट्रीम वेदर इवेंट से जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो बता रहा है. ठीक है, तो ये दोनों साथ में आएंगे कहीं ना कहीं जरूर. अब देखो, द कलेक्टिव इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस poses a serious threat to human societies and biodiversity. अब यहाँ पे चेंज की बात हो रही है बट कलेक्टिव इम्पैक्ट. ठीक है, तो ये स्टार्ट नहीं हो सकता सेंटेंस का. अब देखो, इसमें हम इंट्रोडक्शन, कॉज, इफेक्ट के रिलेशन से जा सकते हैं. 3 और 4 हमें पता है स्टार्टिंग नहीं है, तो हम इस ऑप्शन को और इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे. इस एलिमिनेशन से ही हमें दो चीजें, एक चीज मिल गई कि सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, फर्स्ट से, और एंड हो रहा है फोर्थ पे. तो हम पहले सेंटेंस को लगाएंगे. Anthropogenic climate change driven by emission of greenhouse gases is causing a wide range of disruptions to global ecosystem. यहाँ पे disruptions की बात हो रही है. फिर उसके बाद इस सेंटेंस में कैसी डिस्ट्रप्शंस है उनकी बात हो रही है. इस सब ने ग्लोबल इकोसिस्टम के इम्पैक्ट में क्या किया है, फ्रिक्वेंट और इंटेंस कर दिए हैं वेदर कंडीशंस को, ड्राउट्स और फ्लड्स और हीट वेव्स आ रहे हैं. ठीक है, इसी से क्या हो रही है, ग्लेशियर रिट्रीट हो रही है. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1, 3, 2 और लास्ट में 4. ये हमारा करेक्ट फॉर्म है. सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ लॉजिक लगाना था आपको, आप एलिमिनेशन से आसानी से पहुंच सकते थे. अगला क्वेश्चन है, दिस प्रोसेस इज क्रूशियल बिकॉज इट इंश्योर्स. ऑब्वियसली दिस प्रोसेस से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा. Scientific experimentations begins with the formulation of a testable hypothesis based on an observation or question. अब देखो, ये खुद ही बता रहा है कि scientific experimentation begin हो रही है, तो हो सकता है कि ये हमारी एक possible start हो sentence की, क्योंकि sentence खुद ही बता रहा है कि scientific experimentation begin किससे होती है. ठीक है, अब देखो, the data collected from these experiments मतलब किसी एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है पहले, तो यहां से स्टार्ट नहीं है. नेक्स्ट, अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट, तो ये
सेंटेंस उस किसी भी पैसेज को स्टार्ट नहीं करेगा, बट इन द मिडिल या फिर एंड में कहीं भी आ सकता है, तो ये भी स्टार्टिंग नहीं है। टू से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन ही एक है और वो सूटेबल भी बैठ रहा है। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन कैसे स्टार्ट होती है, फिर एक्सपेरिमेंट को कैसे किया जाता है, फिर उससे डेटा कलेक्ट होता है, और फिर ये जो डेटा कलेक्शन और एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस है ये क्रूशियल क्यों है। तो हमारा आंसर हो गया 2 4 3 1। ठीक है, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से भी ज्यादा सिंपल था। इसमें प्योरली एलिमिनेशन यूज कर सकते हैं और हम स्टार्ट भी ढूंढ सकते हैं। चलिए, दैट्स इट, हमारे 25 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट शिफ्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।